नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। दोपहर के 12 बजे तक के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ के इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के शामली में एसटीएफ का बड़ा एक्शन। मुस्तफा कग्गा गैंग के 1 लाख के इनामी बदमाश अरशद समेत 4 अपराधियों को किया गया ढेर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया अपने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा। युवाओं के सपनों को पूरा करने का किया वादा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के साथ लिए कई बड़े फैसले। डब्ल्यूएचओ और पेरिस जलवायु समझौते से हटा अमेरिका। बाइडेन प्रशासन के 78 फैसले किए रद्द। और सनातन आस्था के समागम महाकुंभ का आज 9वां दिन। अब तक 9.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के साथ। जी हां, छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन लगातार जारी है। अब पुलिस जवानों ने गरियाबंद जिले के जंगलों में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार किया है। मुठभेड़ में जवानों ने 15 नक्सली ढेर कर दिए हैं, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा एक एसएलआर सहित बड़ी मात्रा में आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और आईईडी बरामद किए गए। रविवार रात से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कुल्हाड़ी घाट स्थित भालूडिग्गी जंगल में करीब 1000 जवानों ने 50 से अधिक नक्सलियों को घेर रखा है। दरअसल 19 जनवरी की रात से ही ओडिशा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुलारी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा ओडिशा के नुआपाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया गया था। A joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police and CRPF was launched last night on the border of Nuapada and गरियाबंद district of Chhattisgarh. Operation was carried out about 5 kilometers away from our border into गरियाबंद. In early hours of the morning, there was exchange of fire between Naxals and security forces. Naxalites have been killed. Large amount of arms, ammunition and IEDs have been recovered. इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता को लेकर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 14 नक्सलियों के मारे जाने को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ, एसओजी ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज सुबह कनॉट प्लेस स्थित श्री हनुमान मंदिर जाकर श्री राम दरबार के साथ ही श्री हनुमान जी और संत शिरोमणि तुलसीदास जी के दर्शन किए और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा श्री राम कथा का गलत विवरण सुनाकर भगवान श्री सीताराम की मर्यादा भंग करने और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थना की। वीरेंद्र सचदेवा ने आज अपना नियमित कार्य चालू रखते हुए प्रार्थना स्वरूप विशेष सांकेतिक उपवास रखने का निर्णय लिया। वीरेंद्र सचदेवा के साथ सांसद योगेंद्र चांदोलिया, मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और भाजपा नेता विक्रम मित्तल ने भी राम दरबार के दर्शन कर क्षमा प्रार्थना की। दर्शन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये खेदपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल जैसे चुनावी हिंदू राजनेता वोट सभाओं में भगवान के नाम का उल्लेख करते हैं और ज्ञान अभाव में गलत कथा विवरण सुनाकर भगवान की मर्यादा और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। प्रभु श्री रामायण चरित्रमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तो जारी है, साथ ही पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी चल रहा है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दिल्ली जल बोर्ड के घाटे और यमुना की सफाई पर आपसे 2 सवाल पूछे हैं। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि साल 2013-14 में दिल्ली जल बोर्ड का 8,700 करोड़ रुपए का घाटा था, जो साल 2022 तक 73,000 करोड़ रुपए कैसे हो गया। संदीप दीक्षित ने पूछा कि दिल्ली जल बोर्ड को घाटे में लाने वाला जिम्मेदार आखिर कौन है। इसके अलावा संदीप दीक्षित ने यमुना की सफाई के मुद्दे पर भी आप सरकार और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। संदीप दीक्षित ने पूछा कि साल 2013-14 में गंदे पानी की सफाई की क्षमता 613 MGD थी। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने इसे बर्बाद कर दिया। 2022-23 में क्षमता केवल 20 MGD का बढ़ावा हुआ। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि दिल्ली को जहरीला और गंदा पानी पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है। इधर उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में करनाल से सटे बॉर्डर पर बीती रात हुए एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी और मुस्तफा कग्गा गैंग का कुख्यात बदमाश अरशद और उसके 3 साथी मंजीत, सतीश और एक अज्ञात भी मारा गया है। अरशद के संग मारा गया मंजीत 20 साल का सजायाफ्ता मुजरिम था और पैरोल जंप कर अपराध में सक्रिय था। एसटीएफ की मेरठ यूनिट और शामली पुलिस से बदमाशों की शामली के झिंझिना इलाके में मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारे गए बदमाशों में अरशद बाढ़ी माजरा सहारनपुर का निवासी था, मंजीत रोहट हरियाणा में सोनीपत का रहने वाला था, सतीश करनाल में अशोक विहार का निवासी था और वहीं एनकाउंटर में ढेर चौथे बदमाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई 24 नवंबर को हिंसा के मामले में न्यायिक जांच कमेटी आज संभल में है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने आज संभल पहुंचकर सबसे पहले हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। न्यायिक जांच आयोग के समक्ष आज घटना से संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। घटना से संबंधित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को देनी है तो वो दे सकते हैं।
जांच टीम घटना से संबंधित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लोगों से लिखित में बयान लेगी। जांच समिति इससे पहले बीते 1 दिसंबर को भी संभल गई थी। इस दौरान समिति ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। दरअसल बीते साल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान खूब बवाल हुआ था और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पथराव, फायरिंग और आगजनी में कई गाड़ियां फूंक दी गई थी, जिसके बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई और इसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा हैं। अन्य 2 सदस्य पूर्व IPS A.K. जैन और पूर्व IAS अमित मोहन प्रसाद हैं। रुक करते हैं अन्य खबरों का। भाजपा नेता निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार है। जी हां, 2022 में देवघर एयरपोर्ट केस में दोनों नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। दोनों नेताओं पर देवघर एयरपोर्ट के ATC ऑफिस में जबरन घुसने और विमान उड़ान भरने के लिए दबाव बनाने के आरोप में ये FIR दर्ज की गई थी। समाचार में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो, पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज और बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरों की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 9वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 8.81 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ के पहले 4 दिनों में 7 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई थी। सनातन आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। सरकार के आकलन के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। संसार में सत्य और धर्म के लिए तप और तपस्या के बल पे अपनी प्रभुता और संप्रभुता और सुख प्रदान करने वाली माँ गंगा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। सुने कि अमृतपान समुद्र मंथन हुए, उसमें 4 जगह अमृत गिर गया, तो उसमें हम हिंदू धर्म में वहाँ क्या करते हैं, मुक्त मोक्ष के साधन के हेतु हम गंगा में स्नान करते हैं, आयोजन मेला के करते हैं। स्नान करने के हेतु अपनी पाप मुक्त करने के लिए गंगा माँ को ध्यान करते हैं, समर्पित करते हैं अपने पाप। यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो मतलब व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है। मैं पहली बार कुंभ नहाने आया हूँ और गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम होता है तो संगम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ गंगा जी की आरती तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन अभी जो है स्नान करके बहुत अच्छा लगा मुझे। गंगा मैया के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आस्था के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले रहे हैं। सेक्टर 23 में लगे नए अंटार्कटिका विलेज में कई प्रकार के साहसिक खेलों का आनंद भक्त और पर्यटक ले रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पैरामोटर, जिपलाइन,
जेट स्की, स्पीड बोट, रॉक क्लाइंबिंग और हॉट एयर बैलून सवारी जैसे खेल शामिल हैं। लोग हॉट एयर बैलून या पैराशूट पर चढ़कर हवा में चक्कर लगाकर खूब आनंद ले रहे हैं। हॉट एयर बैलून से महाकुंभ का एक भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है। ये रोमांचक जुड़ाव आध्यात्मिकता को रोमांच के साथ जोड़ता है, जिससे महाकुंभ का माहौल लाखों भक्तों और पर्यटकों के लिए और भी खास हो जाता है। जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे लंबी भी राइड थी, बहुत मज़ा आया क्योंकि पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा और उससे पहले नहीं हुआ था। मैंने यहाँ पे पैरा मोटर का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके फ्लाई करके और यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत अनूठी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये कुंभ जो भी कुंभ घूमने आ रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि यहाँ पे जरूर आइए। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह तरह की सुविधाएं हैं। बहुत अच्छा लग रहा था मेला। एक तरह से कुंभ का जो अच्छा अनुभव है वो आपको पैरा मोटर के साथ ही लगेगा। जब आप ऊपर जाएंगे, फ्लाई करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये कुंभ दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ है। वहीं महाकुंभ की भव्यता को लेकर योगी सरकार व्यापक रूप से प्रचार अभियान में जुटी हुई है। इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू भवन में विदेशी मीडिया को उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों ने महाकुंभ की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं के बारे में बताया। विदेश मंत्रालय एवं यूपी सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बताया गया कि कैसे महाकुंभ 2025 मानवता के इतिहास में सबसे बड़े आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समागमों में से एक है। विदेशी मीडिया के समक्ष योगी सरकार के अधिकारियों ने बताया कि महाकुंभ 2025 के श्रद्धालुओं की संख्या अन्य बड़े वैश्विक आयोजनों से कहीं गुना ज्यादा है। विश्व के बड़े आयोजन जैसे रियो कार्निवाल में लगभग 70 लाख, हज में 25 लाख और अक्टूबर फेस्ट में 72 लाख लोग शामिल होते हैं। वहीं महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ लोगों का आगमन इस महा आयोजन की वृहदता और इसकी वैश्विक महत्ता को दर्शाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव रणधीर जायसवाल और यूपी के मुख्यमंत्री के ओएसडी समेत मीडिया सलाहकार मौजूद रहे। और क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में संगम में पवित्र डुबकी लगाने से न केवल आपका शरीर शुद्ध होता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी परम शांति मिलती है। बहरहाल महाकुंभ में आए अन्य देशों के भक्त भी ऐसी ही ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं और महाकुंभ का हिस्सा बनकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से आ रहे श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इनका उद्देश्य ध्यान लगाना और गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाना है। महाकुंभ का पर्व विविधता में एकता का भी उदाहरण है। विदेशी श्रद्धालु हर रोज पवित्र डुबकी लगाते हैं, पवित्र अनुष्ठान करते हैं, हरि नाम और ईश्वर का नाम जपते हैं और आस्था और भक्ति के इस पर्व का आनंद लेते हैं। रूस के कई श्रद्धालुओं का मानना है कि 30 मिनट तक पवित्र डुबकी लगाने से उनकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। After take bath, I feel very well. So much energy. संगम में डुबकी लगाने से मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। जल हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पत्नी पानी में 30 मिनट बिताती है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। She sit and stay 30 minutes on water because this is very good for health. पवित्र स्नान से न केवल श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि आध्यात्मिकता में डूबे इन श्रद्धालुओं को असीम शांति और आनंद भी मिलता है। हमारे शरीर का एक भौतिक रूप होता है और एक आध्यात्मिक। मेरे गुरु ने मुझे सलाह दी कि मुझे पवित्र स्नान करना चाहिए और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इस स्नान से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप गंगा नदी के पास आते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो आपको हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हम यहाँ शारीरिक रूप से नहीं आ सकते तो हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं।
विदेशी श्रद्धालुओं ने भी सभी से इस महाकुंभ में भाग लेने की अपील की और कहा कि यदि वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते तो वे अपने अपने स्थानों से ही महाकुंभ की इस पावन अवधि के दौरान भगवान का नाम जपें। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज। और इस समय में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आपको कुछ ही देर में बताएंगे। और रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज महाकुंभ आधुनिकता और परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ बनाने के लिए तमाम सुविधाएं प्रदान कर रही है। पहली बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और इसी क्रम में महाकुंभ 2025 में पहली बार जनरेटिव AI आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ये चैटबॉट महाकुंभ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां हिंदी, अंग्रेजी सहित 10 से ज्यादा भाषाओं में श्रद्धालुओं को उपलब्ध करा रहा है। कुंभ सहायक ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, जो श्रद्धालुओं का व्यक्तिगत मार्गदर्शक का काम कर रहा है। ये चैटबॉट महाकुंभ के इतिहास, परंपराएं, साधु संतों की जानकारी, अखाड़े, स्नान तिथियां, पार्किंग और ठहरने के स्थान जैसी तमाम जानकारी प्रदान कर रहा है। ये चैटबॉट गूगल नेविगेशन सुविधा से लैस है, जो श्रद्धालुओं को महाकुंभ क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान जैसे स्नान घाट, अखाड़े, कल्पवास टेंट, सेक्टर आदि का मार्गदर्शन कर रहा है। इसके साथ ही प्रयागराज के दर्शनीय स्थलों, मंदिरों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंचने का रास्ता भी बता रहा है। ऐप इस तरह है कि आप कुंभ मेले में आइए और यहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। आप चैटबॉट ऑन करिए और कोई भी सेक्टर में जाना चाहते हैं आप, हर जगह आपको जाने की उसमें इच्छुक, आपको पूरी सहायता मिलेगी उसमें। इससे बहुत आसानी से हम मेला में मतलब हर एक स्थानों पे अच्छे से जा सकते हैं, क्योंकि यही मददगार है। हम सभी नौजवानों को जो इस समय फ़ोन यूज कर रहे हैं, इसकी मैं सहायता से आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है। हम इसका लाभ ज़रूर उठाएं। ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ऐप है कि हाँ, इससे आप आम जनता परेशान नहीं होगी, जिससे आराम से वो जिस जगह पे जाना चाहती हैं आसानी से पहुंच सकती हैं। तो महाकुंभ का आनंद हर भक्त ले रहा है और तकनीक भी उनको सुविधा प्रदान कर रही है। इसके साथ ही समाचार में बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में अभियुक्त संजय रॉय को निचली अदालत में मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ कलकत्ता में अपील की है। राज्य सरकार ने संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग की है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में अभियुक्त संजय रॉय को निचली अदालत द्वारा जो सजा सुनाई गई थी, उसको लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार अब हाईकोर्ट का रुख कर रही है। हमारे संवाददाता ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेंजित, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अब किस तरह से एक हाईकोर्ट की तरफ पश्चिम बंगाल सरकार का ये रुख किया जा रहा है। नहीं, देखिए संध्या, ये दरअसल फांसी और नो फांसी ये किसी प्रदेश में राजनीति का विषय हो सकता है, ये सिर्फ बंगाल में ही हो सकता है। कानूनन अदालत ने सब कुछ सोच समझकर जो भी दलीलें सीबीआई की तरफ से पेश किया गया, जो भी सबूत सीबीआई के तरफ से पेश किया गया था, उसी के आधार पर अदालत ने ये जो आमरण या आमृत्यु जिसे कहते हैं, आमृत्यु कारावास की सजा दिया है। अब इसमें सियासी हमको देखने को मिल रहा है। ये जो प्रदेश सरकार की तरफ से फांसी का मांग लेकर हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाया गया है, इसका पीछे कोई कानूनन मसला नहीं है, इसका पीछे सिर्फ राजनीति का है। लेकिन ये सही है कि किया गया है और एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता उनकी तरफ से ये लॉर्ड जज देवांशु बसाक की अदालत में ये जो पिटीशन है, पिटीशन दाखिल किया गया है फांसी की सजा मांग करते हुए। इसमें वो दलील के साथ ऐसा कुछ डिटेलिंग नहीं है कि किस आधार पर फांसी की मांग किया जा रहा है और किससे क्या क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई डिटेलिंग नहीं है। लेकिन इस तरह से किसी फांसी का मांग, मतलब संध्या मैं जो जिससे शुरू किया था कि फांसी और नो फांसी, इसके ऊपर किसी जगह पे सियासी अगर हो सकता है तो सिर्फ बंगाल और पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है। संध्या,
प्रसेनजीत, संभावना तो व्यक्त की जा रही थी, जिस तरह से कल सियालदह कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुनाई गई, उसके बाद में संभावना ये भी हो रही थी कि हो सकता है कि परिजन, मृतका के परिजन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन यहाँ तो सरकार ने दरवाजा खटखटा दिया। क्या इसको सीधे सीधे पॉलिटिकल माइलेज लेने के रूप में देखा जाए? देखिए संध्या, दो बातें यहाँ पे मैं कह दूं। एक तो है कि जैसे मैंने बताया कि सरकार की तरफ से जो अपील रखा गया उसके साथ कोई दलील या बाकी कुछ डिटेल में दिया नहीं गया, लेकिन अब देखना ही है कि यहाँ पे तहकीकात करने वाला जो एजेंसी है सीबीआई, कानूनन सीबीआई का ही अधिकार है, नहीं तो पीड़िता की माँ बाबा की तरफ से जो वकील का ऐसे दावा किए थे कि हो सकता है कि वो हाईकोर्ट में इसके लिए कुछ पिटीशन दाखिल करे, तो अगर ये है तो ठीक है, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कि सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट हाईकोर्ट में अपील किया जाएगा या नहीं, या पीड़िता की परिवार की तरफ से हाईकोर्ट में अपील किया जाएगा कि नहीं, ये हमें पता नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से बताया गया था कि जो दलील और दस्तावेज सियालदह कोर्ट के सामने रखा गया था उसके आधार पर जो कुछ हुआ है उसे वो स्वागत करते हैं, लेकिन फांसी होने से ही जो पीड़िता है उनको इंसाफ मिल सकेगा और फांसी नहीं होने से नहीं मिल सकेगा, इसका इस तरह की कोई दलील ना परिवार की तरफ से ना सीबीआई की तरफ से रखा गया था। ये ममता बनर्जी कल ही बता दी थी मुर्शिदाबाद में उनका अपना प्रोग्राम की मंच से कि वो हताश है कि संजय राय को फांसी का सजा नहीं दिया गया। अगर वो कलकत्ता पुलिस के हाथ में होती तो वो सजा दिलवा देते, वो फांसी दिलवा देते। तो पूरे बंगाल में अभी इसके ऊपर चर्चा है कि चीफ मिनिस्टर कैसे कह सकता है कि वो फांसी दिलवा देते। तो ये जो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कानून कितना दूर तक है ये देखना ठीक नहीं है, इसमें राजनीति है सिर्फ। संध्या जी, बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।